नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को 68% की अप्रूवल रेटिंग मिली है, जो उन्हें दुनिया के शीर्ष नेताओं में पहले स्थान पर बनाए रखती है। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा 2 से 8 मार्च के बीच किए गए सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी अपने वैश्विक समकक्षों से काफी आगे नजर आए। ये रैंकिंग लगातार तीसरी बार सत्ता में रहने के बावजूद उनकी लोकप्रियता और मजबूत नेतृत्व को दर्शाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा कायम है। फिर एक बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। आज हर कोई प्रधानमंत्री को जानता है उनके कामों से, और जो डिप्लोमैटिक कदम वो उठाते हैं उसको लेकर आज हर दुनिया के व्यक्ति उन्हें जानते हैं। बड़े बड़े नेताओं से वो मुलाकात करते हैं, कई देशों का वो दौरा लगातार करते हैं, और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय हैं और तीसरी बार ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की है, जो भारत के लिए भी गर्व की बात है। देश विदेशों में जहां भारतीय प्रवासी रहते हैं उनसे लगातार मुलाकात भी करते रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लास्ट टाइम इजराइल का उन्होंने दौरा किया था, उससे पहले कई छोटे छोटे देशों के दौरे भी वो करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं और देशों के, वो बड़े बड़े देशों पर उनकी नजर रहती है और वहां का दौरा करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटे छोटे देशों को एकजुट करके आगे चलते हैं। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, देखिए, तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, और मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि कौन से वो कदम है, कौन से वो काम है प्रधानमंत्री मोदी के जो इतना लोकप्रिय उन्हें बनाती है? धन्यवाद सबसे पहले मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए। मैं आपको बताऊं कि देखिए, आपने जैसा ये बताया कि अवसर ये तीसरी बार है, लेकिन 2014 से बाद से ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो पूरे विश्व में लगातार बढ़ रही है। और इस बार आपको पता है कि अमेरिकन एक एजेंसी ने उनको इस बात के लिए ये सर्वे किया था कि विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं वो। और मैं आपको बताऊं कि खास तौर से क्योंकि ये हिंदुस्तान की किसी एजेंसी ने इसको किया होता इस सर्वे को, तो लगता कि कहीं ना कहीं जो है अक्सर विपक्षी दल या जो दूसरा एक पक्ष होता है इस देश के अंदर, वो जिसको हर बात में टिप्पणी करनी, अच्छी बात है तो भी टिप्पणी करनी है, खराब बात है तो उसमें तो टिप्पणी करेंगे ही करेंगे वो। लेकिन मैं आपको बताऊं जिस प्रकार से सर्वे हुआ है, देखिए आखिरकार ये सर्वे क्यों हुआ और लोकप्रियता के पीछे कारण क्या है। कारण ये है कि विश्व में आप समझिए कि विश्व के सबसे बड़े ताकतवर देशों की जो वर्तमान स्थिति है, जो उनके देश में जो उनका संकट है, जो उनका जिस प्रकार से सिविल वॉर जैसी सिचुएशन इंटरनल है और एक्सटर्नल भी वॉर चल रही है पूरे विश्व के अंदर, चाहे वो वेस्ट एशिया की बात करें, वेस्ट एशिया में तो हम और आप आज देख रहे हैं, लेकिन उसके अलावा यूरोप में खासतौर से अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया में बात करें, किस प्रकार से वहां पे जो स्थितियां हो रही हैं आप खबरें सुनती रहती होंगी। अफ्रीका की बात करें तो आज अफ्रीका के अंदर आपको वहां की खबरें नहीं सुनाई पड़ रही, लेकिन वहां पे भी ऐसी स्थिति है जिसके चलते हम कह सकते हैं कि वहां के जो नेता हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कई ऐसे देश हैं जिसके राष्ट्राध्यक्षों को वहां की ही जनता ने उखाड़ फेंका और उनकी दूसरे देशों के द्वारा जिस प्रकार से उनके ऊपर जो मुकदमे चलाए गए, यानी कि कहीं ना कहीं आपको अपने देश में सिर्फ नहीं दूसरे देशों के ऊपर, दूसरे देश के द्वारा मुकदमे आपके ऊपर चलाए गए, फिर आपको पूरा अपराधी घोषित किया अगर आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के आपका अपराध सिद्ध होता है। तो ये बताता है और जताता है कि किस प्रकार से पूरे विश्व के देशों के अंदर जो वहां के राजनीतिक लोग हैं, जो नेता हैं, उनकी क्या स्थिति हो रही है, ना कि अपने देश में अपितु पूरे विश्व में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जब बात आती है तो आप समझिए इस बात को यहाँ पे क्यों कहा जाता है कि वो सबसे लोकप्रिय हैं। उसका सिर्फ कारण ये है कि उनके लिए जो उनका मापदंड है, जो देखिए एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया हमारे विदेश मंत्री का कल जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है, तो उन्होंने जब कहा कि आप लोग क्यों नहीं मिले। देखिए, एक तो हमारे देश के जो नेता है ना, वो नेता कई बार बचकाना बातें करते हैं, जैसे टेलीविजन स्क्रीन पे जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चलता है लोग अपने आप से टिप्पणियां करते हैं। जब आप सिनेमा घरों से निकलते हैं तो कहते हैं कि हीरो को ये करना चाहिए था, विलन को ये करना चाहिए था। ऐसे ही कुछ की आदत हो चुकी है हमारे देश के तमाम नागरिकों की, नेताओं की, और ऐसे जो बहुत अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं उनकी,
कि अगर ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने बोला पाकिस्तान मीडिएशन कर सकता है तो आप मीडिएशन क्यों नहीं कर रहे ईरान और अमेरिका में। तो हमारे देश के विदेश मंत्री ने क्यों, क्योंकि वो सिर्फ एक राजनेता नहीं, वो ब्यूरोक्रेट है। और आपको पता है राजनेता बनना मुश्किल हो सकता है लेकिन ब्यूरोक्रेट बनना उससे भी मुश्किल होता है। और ब्यूरोक्रेट के बाद तो राजनेता बनता है तो आप समझिए वो सिक्के के दोनों पहलू के को समझने और जानने वाला और करने वाला व्यक्ति है। उनका नाम है एस जयशंकर। एस जयशंकर ने कल एक बहुत अच्छी बात कही कि हमें दलाली नहीं करनी, क्योंकि किसी देश में क्या चल रहा है उसमें मुझे अपने देश की फिक्र है। हमारे देश में जो संकट है उसको मुझे दूर करना है, ना कि दूसरे देशों में जाकर मीडिएशन करना है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं। उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि आखिरकार इजरायल के लिए सपोर्ट क्यों किया जा रहा है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, इजरायल का सपोर्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि इजरायल ने हमारे डिफेंस मामलों में हमारी मदद की। देखिए डिफेंस के मामले इसलिए जरूरी होते हैं, अक्सर जब चाइना से कोई सेना घुस के आती तो हम लोग कहते हैं चाइना घुस गया, हम उन्हें कुछ नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान से जब हमले होते हैं तो बोला जाता है कि पाकिस्तान के ऊपर हम लोग कुछ नहीं, उनके ऊपर उनके साथ उनके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर रहे, उनके ऊपर हम उनका जवाब नहीं दे रहे, करारा जवाब नहीं दे रहे हैं जो। तो डिफेंस हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो उन्होंने बोला कि हमारे डिफेंस के सेक्टर में इजरायल का सपोर्ट होता है। उसके अलावा उनकी जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को हम सब इस्तेमाल करते हैं, हम सबको वो टेक्नोलॉजी मदद करती है। तो किसी भी देश का सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि, और उन्होंने ये भी कहा कि हम ईरान से भी दोस्ती बना के चलते हैं, हमारी दुश्मनी किसी से नहीं। और ये बात मानिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जब से सरकार बनी है इंडिया की, विश्व के स्तर पे, क्योंकि मैं खुद उन देशों की जमीनों पर हो करके आया हूं जहां पे हमारे देश के लोग सिर्फ उनको स्क्रीन पर और मोबाइल में देखते हैं, वहां पे क्या भौतिक स्थिति है, क्या वास्तविक स्थिति है, वहां पे मैं देख के आया हूं। वो बहुत उस स्थिति के बारे में अगर आप मुझसे कम शब्दों में पूछेंगे तो ये है कि भारत वहां पे एक बड़े स्तर पे आ चुका है। वहां पे रहने वाले भारतीयों से पूछिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ से हम एक दूसरे स्टेट में जाते हैं, जबकि भारत का ये अंग है, जब हम दक्षिण में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, तो हम अपने आप को बड़ा असहज महसूस करते हैं। आप सोचिए हमारे देश के जो नागरिक जो दूसरे देशों में हैं उनकी क्या स्थिति होती होगी अगर हमारे देश का अगर वहां पे स्थान बहुत पीछे होता है, या हमारे देश का स्तर अगर पाकिस्तान जैसे देश से अगर ताल्लुक होता होगा, तो आप समझिए किस प्रकार से वहां पे लोग क्या आपकी कदर करते होंगे। लेकिन जब वो भारतीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब आपका देश विश्व स्तर पर तरक्की करता है तो आप वहां रहने वाले नागरिकों को सबसे बड़ा फायदा होता है। आप समझिए वो है तो भारतीय ना, वो भले ही किसी देश में रह रहे हैं, चाहे अफ्रीका में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे अमेरिका में, चाहे यूरोप में, है तो वो भारतीय है ना। जब वो इस देश में आते हैं तो वो हमसे अलग थोड़ी है, वो पैदा तो यही हुए। और कुछ भारतीय जो भले वहां पैदा हुए लेकिन उनके माँ बाप, उनके पूर्वज वो हमारे भारत के हैं। तो हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात होती है कि हमारा एक भारतीय व्यक्ति पूरे विश्व में जाकर के दूसरे देश में जाकर तरक्की करता है, और उसका सम्मान के साथ साथ में उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। और वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। लगातार उनके जो प्रयास हैं विश्व स्तर पे, और खासतौर से देश में जो उनकी गवर्नेंस के बारे में जो चर्चा होती है, जो उनका जो तरीका है, उसी के चलते उनको वापस एक बार फिर से विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता माना गया है। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी की कोई एजेंसी ने नहीं तय किया है, वो ये विदेश की एजेंसी ने तय किया। तो अपने आप में समझिए कि वो पूरी तरीके से न्यूट्रल, और एक जो वहां पे एक ऐसी एजेंसी जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस बात के लिए हम उसको कह सकते हैं कि उसमें कोई कमी नहीं है, कोई किसी तरह से बायस नहीं है, उसने वही साबित किया है, वही उसने स्टेटमेंट दिया है, वही उसने अपना रिजल्ट दिया है सर्वे के बाद कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और वो लगातार बने रहे हैं काफी समय से। और ये हमारे देश के लिए जितने बड़ी गर्व की बात है वो अपने आप में एक बड़ी बात कहलाती है यहाँ पे। और मैं आपको जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आपने कहा कि विदेश मंत्री है जयशंकर, चाहे अन्य नेता हो, अमित शाह जैसे नेता जो एकजुट होकर काम करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी को एक शक्ति प्रदान की जाती है इन्हीं नेताओं की, क्योंकि एकजुट होकर जिस तरीके से वो काम करते हैं। और यही वजह है कि आज एक तरीके से भारत अलग ही पहचान आज पूरी दुनिया में बना रहा है। और जैसे आजकल अगर मिडल ईस्ट में देखा जाए तो युद्ध जैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है, लेकिन भारत की तरफ से कूटनीतिक जवाब दिया जाता है, ये भी एक वजह मानते हैं आप? निश्चित रूप से। देखिए मैं एक ऐसे देश से आया और युद्ध के मध्य से आया, ये पूरी व्यवस्था सरकार ने, मैं अपने आप में एक सबसे सजीव उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। मैं खुद का, मेरे जैसे तमाम लोग हैं जो सिर्फ, मैं तो टेलीविजन स्क्रीन पे हूं, या हो सकता है कि मेरी बात पहुंच रही होगी, लेकिन तमाम ऐसे नागरिक जो पूरे देश में, पूरे जो हमारे देश के दूसरे देशों में जहां पे इस समय युद्ध का संकट है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वेस्ट एशिया हो, वहां पे आप समझिए वो जिस प्रकार से सुरक्षित घर वापसी कर रहे हैं, या वहां पे जो उनकी स्थिति है, वो अपने आप में बताती है कि हमारे देश की
जो गवर्नेंस है वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, हमारी जो विदेश नीति है वो इतनी जबरदस्त है। हमारे पास जयशंकर जैसे मंत्री हैं, हमारे पास अजीत डोभाल साहब जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, जो कि जिनका विश्व के साथ एक सिर्फ टेलीविजन, सिर्फ फोटो नहीं है दिखाने के लिए, वो सिर्फ वहां पे उनकी जमीनी स्तर पे जो उनके जिस प्रकार से तालमेल है वो अपने आप को ये बताता है कि हमारे देश का दूसरे देशों के साथ किस प्रकार का संबंध है। और इन रिटर्न में हमारे को ये मिलता है कि हमारे प्रधानमंत्री की साख तो बढ़ी रही है, साथ में हमारे नागरिकों की सुरक्षा भी उतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। और हमारे जिस प्रकार से जिन देशों में युद्ध चल रहा है, मैं आप उस बात पे आऊंगा कि वहां से भी हमारे लोग सुरक्षित लौट के आ रहे हैं, और जो लोग वहां पे हैं वो सुरक्षित हैं। वो उनकी अपनी इच्छा नहीं होगी, लेकिन अगर वो तुरंत अगर वहां पे, और हमारी देश के विदेश मंत्रालय की पैनी नजर है वहां पे, जिस दिन उनको लगेगा कि उनको ऐसे वो इमरजेंसी की स्थिति बनती है, वो सारे तमाम लोग, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं आपको बताते चलूं, वो 24 से 48 घंटे के भीतर उस देश से हमारे देश में पहुंच जाएंगे। ये हमारे देश की स्ट्रैटेजी हो चुकी है कि जब हमारे देश का जब झंडा वो वहां पे ऊंचा होता है ना, तो बाकी सारे झंडे उसके बगल में खड़े होकर के उसकी अगवानी करते हैं। ये है भारतीय झंडे की कीमत, और भारतीय झंडे की, अगर मैं इसके लिए शब्द इस्तेमाल करूं, हैसियत हमारे देश के झंडे की। हमारे देश में लोग शायद 26 जनवरी और 15 अगस्त को लहराते हैं सिर्फ झंडे को, लेकिन दूसरे देशों में भारतीय झंडा हमेशा लहराता रहता है। और सिर्फ किस लिए? निश्चित रूप से एक अच्छी सरकार और अच्छे नेतृत्व में, और वो नेतृत्व का नाम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरीके से लगातार उनके नेतृत्व में काम किया जा रहा है और लॉकडाउन जैसी स्थिति में उन्होंने किस तरीके से देश को संभाला, आज हर कोई जानता है। सर देखिए, जिस तरीके से विपक्ष को आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता है, और इस रैंकिंग में भी अब विपक्ष जरूर सवाल खड़े करेगा, क्योंकि जब उन्होंने इजरायल का दौरा किया था उसके बाद भी विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था। आप किस तरीके से देखेंगे विपक्ष को? मैं आपको बताऊं कि जैसे ना क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब टीचर कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है तो कुछ ही बच्चे उस सब्जेक्ट को शायद ध्यान से पढ़ते हैं, इसीलिए नंबर उनके ज्यादा आते हैं और बाकियों के नंबर कम आते हैं। जबकि वो सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर एक साथ उस टीचर को सुनते हैं, उतनी देर तक सुनते हैं, उनके भी 2 कान, 2 आंखें, दो उनकी बाहु है, उनकी समझ है 250 ग्राम। अगर हम बात करें कि हमारे ब्रेन की, अगर मैं अनुमानित एक बात बता रहा हूं आपसे, वो सबके एक ही है, ऐसा तो नहीं कि किसी का दिमाग बड़ा होता है किसी का छोटा होता है, लेकिन नंबर बहुत कम लोगों के अच्छे आते हैं, डिस्टिंक्शन बहुत कम लोगों के अच्छे आते हैं। उसी प्रकार से हमारे देश के विपक्ष के नेताओं का है, उन्हें शोर शराबा हू हल्ला करना है, उनको समझ में नहीं आता है। जो भी बताया जाएगा वो अपने मन से समझेंगे, नहीं मैं तो आखिरी के प्रश्न पढ़ लूंगा, मैं तो आखिरी के 4 दिन पहले पढ़ लूंगा। एक सोच होती है ना, जैसी वैसी सोच हमारे विपक्ष के नेताओं की हो चुकी है। बात एक प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी कही, लोकसभा में भी राज्यसभा में, ये समय लड़ने का नहीं है। देखिए, ये बात आप इजराइल से सीखिए। मैंने पहले भी आपसे अपने प्रोग्राम के दौरान मैंने बात कही थी कि देखिए, इजराइल में चुनाव होने इस साल एंड में, वहां का विपक्ष वहां के सत्ता पक्ष के साथ आए दिन लड़ता झगड़ता रहता है, वहां के अपने पॉलिटिकल मामलों के ऊपर। लेकिन जब बात देश की सुरक्षा और युद्ध की आती, वो एक हो जाते हैं। वही स्थिति हमारे देश में भी होनी चाहिए कि जब बात अभी आंतरिक हमारे संकटों की होती है, उस समय विपक्ष को भी एक हो जाना चाहिए। एक बार वो देखे तो कि नेतृत्व कितना काम अच्छा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। देखिए, इतने बड़े देश में, 1.5 अरब वाले देश में, कुछ ऐसे शहर हो सकते हैं जहां पे थोड़ा बहुत संकट की वजह से वहां लाइनें लग जाती है, लेकिन ऐसा संकट प्रैक्टिकल रूप में नहीं है। आप खुद नोएडा में रहती हैं, आप भी थोड़ा मुश्किल से आपको सिलेंडर मिल रहा है, ये बात सही है, थोड़े दिनों के बाद मिल रहा है, लेकिन सिलेंडर मिल रहा है। सरकार ने वो व्यवस्था करा के रखी है। मैं कोई सरकार के अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं एक नागरिक पहले, और मुझे समझना चाहिए कि इस देश की मूल समस्याओं को ही उठाना चाहिए। अन्य सतली जो समस्या है कि हम बोले कि ब्रेड तो हमें मिल गया लेकिन बटर नहीं है, बटर मिल गया तो नहीं, हमारे को ऑमलेट नहीं मिला, ऑमलेट नहीं मिला तो हमारे को बहुत अच्छा एग्जीक्यूटिव थाली नहीं मिला। जब स्थिति आपकी बहुत अच्छी ना हो और बहुत बुरी ना हो, तो आपको सामान्य चीजें, सामान्य जो वस्तु, जो सबसे जो नेसेसिटी की जो वस्तुएं, वो हमारे को मिलनी चाहिए। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश में अभी उपलब्ध है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तब भी ये बात बहुत ईमानदारी से कहा कि हमें कोई ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी स्थिति कोई आज और कल नहीं है, लेकिन स्थिति आ ना जाए तो लोगों को पहले से तैयार रहना चाहिए उसके लिए। और सरकार खड़ी है हमारे साथ में। सरकार उस बरगद के वृक्ष की तरह है, आप समझिए, मानिए, जो हमारे संकट में खड़ी रहेगी। लेकिन अब आप हर समय उस संकटों के लिए कुछ न कुछ दोषी ठहराने लगेंगे तो ये उचित नहीं है। ये फिर उस क्लासरूम के बच्चे की तरह हरकत करने जैसी बात हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर इन तमाम जानकारी के लिए, इस खास चर्चा के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, आज हर कोई जानता है, और यही वजह है कि वो तीसरी बार सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। और ये भारतवासियों के लिए भी गर्व की बात है, भारत देश के नागरिकों के लिए जो विदेशों में रहते हैं उनके लिए भी ये गर्व की बात है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में निर्मित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के सेंटर का उद्घाटन किया, जिसके बाद सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कि स्टार्टअप इस फील्ड में चलाने वाला व्यक्ति और केवल अपना कंप्यूटर लेकर के वहां जाएगा, बाकी उसको जगह की चिंता नहीं करनी है, उसको विद्युत कनेक्शन की चिंता नहीं करनी है, अन्य जन सुविधाओं की चिंता नहीं करनी है। और देश और दुनिया में जहां कहीं भी इस सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी आज अपनी धमक दिखा रही है, उसके पीछे यही मॉडल सब जगह सफल हुई है। और जो गोरखपुर में पहली बार यहां पर इस रूप में देखने को मिल रही है कि प्लग एंड प्ले मोड पर हम लोगों को, यहां के युवाओं को अपने स्टार्टअप के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए एसटीपीआई से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, अरविंद कुमार जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने गोरखपुर के अंदर इस एसटीपीआई पार्क का शुभारंभ किया है। बहनों और भाइयों, हमारा जो युवा है उसमें टैलेंट है। उस टैलेंट को जब हम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं तो वह अपने आप में अपनी प्रतिभा को कई गुना तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफल होता है। यही तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर किया है। दुनिया का सबसे बड़ी युवा आबादी भारत के अंदर स्केल था, लेकिन उससे 14 के पहले की सरकारों ने उनके स्केल को महत्व नहीं दिया, उसे स्किल में बदलने का प्रयास नहीं किया, कोई प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध करवाया। परिणाम था युवा हतोत्साहित होता था, पलायन करता था, निराशा थी। लेकिन आपने देखा होगा 2014 के बाद एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हम सबको देखने को मिला। और वह परिवर्तन किस रूप में? न केवल भारत सरकार के स्तर पर राष्ट्रीय महत्व के, बल्कि हर जनपद स्तर तक उस स्केल को स्किल में बदलने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए। और उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज की एक कड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है कि सॉफ्टवेयर के फील्ड में जो भी नौजवान अपने इनोवेशन को प्लेटफॉर्म चाहता है, अपने नवाचार के लिए एक मंच चाहता है, वह आप एसटीपीआई उन्हें उपलब्ध करवाने को तैयार है। और आज इसका शुभारंभ वासंती नवरात्रि के अवसर पर अष्टमी तिथि को होना, यह एक नए शुभ लक्षण की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है कि वास्तव में इसका भविष्य उज्जवल है। क्योंकि अब तो यहां पे ही दो इंजीनियरिंग कॉलेज तो आपके इसी गीडा क्षेत्र में है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर में है, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है, कई पॉलिटेक्निक हैं। गोरखपुर में एमपीआईटी के रूप में भी एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आई है।
और आज हमने शुरुआत कर दी है, तो 15 अप्रैल को पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका भी शुभारंभ होने जा रहा है। और ये सभी कार्यक्रम ये दिखाता है कि अब हम केवल हार्डवेयर में ही नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश का युवा अपनी प्रतिभा का परिचय वैश्विक मंच पर देने में सफल हो पाएगा। आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अपने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐसे अभियान प्रारंभ किए हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का बजट हम लोगों ने पारित किया है। इस बजट में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया है, क्योंकि हम सबका मानना है कि टेक्नोलॉजी आज के समय में हमारी स्पीड को कई गुना बढ़ा सकती है, हमारी गति को प्रगति में बदल सकती है। और जब हम तकनीक नहीं अपनाते, तकनीक से परहेज करते हैं, तो प्रतिस्पर्धा में नहीं होते हैं, और जब प्रतिस्पर्धा में नहीं होते हैं तो वह गति को दुर्गति की ओर लेके जाता है। हमें दुर्गति की ओर नहीं, प्रगति के मार्ग का अनुसरण करना है, और प्रगति के मार्ग का अनुसरण करने के उपरांत ही इसमें सफलता प्राप्त होने वाली है। और उसी सफलता के मार्ग पर आज हम सब आगे बढ़े हैं। ये चीजें दिखाती हैं आज उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से ही हम लोगों ने इस पे काम प्रारंभ किया। कल मैं मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी में था। मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन करवाया। अत्याधुनिक लैब बनी है। फॉरेंसिक लैब के उद्घाटन के साथ ही कुछ उनके अपने कार्यक्रम अन्य थे। हम लोगों ने मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी को इस बार एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के लिए उपलब्ध करवाया है, और इसके लिए 50 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने उन्हें उपलब्ध करवाया है इस एनर्जी पे काम करने के लिए। आज आप देख रहे होंगे दुनिया के अंदर ईरान और इजराइल के बीच में, ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, पूरी मध्य पूर्व एशिया पूरा उससे प्रभावित है, और पूरी दुनिया ही लगभग प्रभावित है। उस क्षेत्र में सभी लोग, हो सकता है कि अगर वहां युद्ध नहीं हो रहा होता तो रवि किशन यहां थोड़े होते, उस समय दुबई में होते। लेकिन वहां युद्ध है तो उन्होंने कहा चलिए समय है तो मैं भी सैजनवा चल लेता हूं, तो आज वो भी आपके बीच में आए हैं। लेकिन दुनिया में हाहाकार है, अव्यवस्था है, अराजकता है। भारत के अंदर हम एक शानदार और यशस्वी नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के शानदार और यशस्वी नेतृत्व में सुरक्षित भी हैं और बेखौफ अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। ये लगातार चल रहा है। लेकिन याद करिए, ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा। हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा। जब आपत्ति आती है, कोई चुनौती आती है, चुनौती का मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को सरकार के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है। जब हम सरकार के साथ किसी भी नेशनल इश्यू में मिलकर के काम करते हैं तो परिणाम हम सबके सामने आएंगे। हमारी राष्ट्रभक्ति इस बात को लेकर के होगा कि अगर देश के हित में सरकार ने कोई कदम उठाया है तो हम लोग उसके लिए अपने आप को तैयार करें। जैसे
अब कोई भी रसोई गैस का सिलेंडर, याद करिए, इस गल्फ वार के पहले अगर किसी के घर में 1 महीने तक रसोई गैस का सिलेंडर चल जाता था, तो आज वह 5वें 6ठे दिन ही रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए क्यों पहुंच रहा है? अरे जब नंबर आएगा उसके 3 दिन 5 दिन पहले वह जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, उनके घर तक फिर रसोई गैस पहुंच जाएगी। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर व्यवस्था करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से कि जैसे रसोई गैस का। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।